टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि पिछले अनेक सालों में इंडस्ट्री में काफ़ी रिसर्च करके उन्होंने नए नए टेक्नोलॉजी उपलब्ध की है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और इसलिए शुगर इंडस्ट्री में जो रिसर्च हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इससे कई गुना ज़्यादा आगे रिसर्च करने की इस इंडस्ट्री को आवश्यकता है। हमारे इंडस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें फार्मर्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि हम सब ये इंडस्ट्री जो चला रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स हैं उनको किस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं और रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल हमारे एरिया में हम एम्प्लॉयमेंट के साथ ग्रोथ कैसी बढ़ा सकते हैं, हमारी सबकी प्रायोरिटी है। इसके ऊपर बहुत बड़े प्रमाण पर प्रयास हुए हैं, पर आज हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें 52 to 54% ये सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। इस 12% को अगर 24% पे ले जाएंगे तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, तो विशेष रूप से गांव, गरीब, मजदूर और किसान का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर बैकबोन कोई है, जो मेजॉरिटी बड़े प्रमाण पर किसान जो गन्ने की खेती करती है उनका जो बेनिफिट मिलता है उसके आधार पर इसका भविष्य उनका इसके साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड सेक्टर जो है इंडस्ट्री का है, उसमें तो आप सब लोग अनुभव करते हो, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मैंने अपने लाइफ में जो कुछ गलतियां की है उसमें से एक ये इंडस्ट्री है। तो मैं मजाक में कहता हूं कि जो पिछले जन्म में पाप करता है वो शुगर इंडस्ट्री डालता है, नहीं तो अखबार शुरू करता है। अभी मैं 15 साल से 20 से 40 करोड़ साल का घाटा सहन करता हूं, क्योंकि मैं एक एडवर्स पोजीशन में काम करता हूं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में और यूपी में जैसी गन्ने की स्थिति है वैसे विदर्भ में नहीं है और 3 शुगर इंडस्ट्री चलाता हूं। अब मैं बाहर भी निकल नहीं सकता और अंदर भी रह नहीं सकता, ऐसे विचित्र अवस्था में हूं। पर बाकी सब प्रोजेक्ट करा कुरा के बैंक का कर्जा चुकाने का काम करते आया हूं। इसलिए मैं और भारत सरकार का प्रतिनिधि हूं, ज़्यादा कुछ बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। तो इसके स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के सामने कंज्यूमर प्रोटेक्शन वे भी इम्पोर्टेंट है, और कितना भी रहता है तो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फार्मर वेलफेयर, इसमें अर्बन सोसाइटी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्फ्लेशन, इन सब बातों की चर्चा भी होती है। इसके बारे में ज़्यादा कमेंट्स मेरे लिए न करना उचित है, क्योंकि मैं आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। और इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड फार्मर, इन तीनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके इंडस्ट्री को सर्वाइव करना, ये आप सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसलिए इसमें प्रायोरिटी फार्मर्स की भी इंपॉर्टेंट है और कंज्यूमर के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। हमारे देश में हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये निश्चित है कि अब एग्रीकल्चर कमोडिटी की प्राइस तय करना हमारे हाथ से निकल गया है। कॉर्न की प्राइस अमेरिका तय करता है, सोयाबीन की प्राइस अर्जेंटीना तैयार करता है, पाम ऑयल की प्राइस मलेशिया तय करता है,
और शुगर की प्राइस ब्राजील तय करता है। योगायोग से मुझे ब्रिक नेशंस के कॉन्फ्रेंस के लिए अभी 1-2 महीने पहले ब्राजील में जाने का मौका मिला और मैं प्रार्थना कर रहा था कि ब्राजील में कितने प्रमाण पे गन्ने को डाइवर्सिफाई होगा, उसमें भारत का कल्याण होगा, ये मन में मैं सोच रहा था। वहाँ उन्होंने एडिबल ऑयल के ऊपर सोयाबीन से वो डीजल भी बना रहे हैं। एक अच्छी बात मुझे ध्यान में आई जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्राज़ील में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू इंटरेक्ट विद द ब्राज़ीलियन शुगर केन इंडस्ट्री एसोसिएशन यूनिका, और उनके साथ ही मैं सेंटर ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी CTC वहाँ विजिट करने का मौका मुझे मिला। द इनोवेटिव इनिशिएटिव एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन शुगर केन ब्रीडिंग, कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन have been tremendous in Brazil. The CTC's breeding program has enabled the production of high-yielding sugarcane varieties, with improved sugar content reaching up to 14%. Use of genetic modification and innovation have enabled Brazilian sugarcane farmers to increase their yields, productivity, and competitiveness in the global market. ये जो 14% शुगर का परसेंटेज हुआ है, उसके बाद मैंने पवार साहब को एक पत्र लिखा और मैंने उनसे भी बात की थी कि उनसे हमारे वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट कोई जॉइंट वेंचर करें ताकि ये 14% जाने से हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी। एनीवेयर इन एनी इंडस्ट्री द 4 important things which are very important. One is proven technology, economic viability, availability of raw material and marketability of the finished product. इसमें एक दूसरा सब्जेक्ट है जो मैं आपके विचारार्थ रखना चाहता हूं और जिसमें मुझे लगता है कि इसमें भी आप लोग जरूर ध्यान दें, और वो सब्जेक्ट है AI इन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। अभी मैं लगभग किसानों में काम करता हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर योगायोग से मुझे 13 डीलिट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है, उसमें से 6 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है, वाटर कंजर्वेशन में, और मैं टनल और ब्रिजेस और रोड में ज़्यादा काम करता हूं, पर मैं 80% खेती में काम करता हूं, क्योंकि मैं जिस एरिया से आया हूं वहां 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया। तो आई जस्ट एक्सेप्ट इट एज ए चैलेंज और मैं उसमें लगातार कंस्ट्रक्टिव रूप में काम कर रहा हूं। तो मैं कुछ दिन पहले ब्राजील गया था, स्पेन गया था, और स्पेन में जाने के बाद मैं हमारे आके ऑरेंज ग्रोअर्स 50 किसानों को लेके गया था। तो मुझे एक ध्यान में आया कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़े प्रमाण पे बदल रही है। हमारे यहाँ नागपुर ऑरेंजेस बहुत फेमस है, हमारे 1 एकड़ में 100 पेड़ लगते हैं, और वही स्पेन में 1 एकड़ में 340 लगते हैं। उनका जो टोटल टेक्नोलॉजी का पूरा करके मेरे साथ मैं उसका शूटिंग भी कर रहा है पूरा, जहाँ जहाँ हम गए थे, पैकेजिंग से लेकर ऑरेंज के जो जितने बड़े बड़े जगह खेत थे वहाँ भी हम गए थे। और आने के बाद एक ध्यान में आया कि हमारे यहाँ 1 एकड़ में 3 टन प्रोडक्शन होता है और स्पेन में 25 टन होता है। आजकल ये किनो जो है राजस्थान और पंजाब में लगता है, इसके लिए भी वो उपयोगी है। और आने के बाद फिर मैंने तय किया कि हम एक कार्यक्रम, वैसे किसानों में काफ़ी कार्यक्रम करते रहता हूँ, पर अब मेरी मानसिकता बदली कि फुकट में नहीं कुछ करना है, क्योंकि फुकट में दिए हुए ज्ञान को कोई महत्व नहीं होता। तो मैंने कहा इसको 250 रुपये टिकट लगाओ, और इसराइल के ऑरेंजेस और स्पेन के ऑरेंजेस के ऊपर हमने 250 रुपये टिकट लगाकर 650 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और 4.5 घंटे एक टाचनी भी गिरी तो आवाज आएगा, ऐसे सब लोगों ने शांति से सुना। एक बड़ा ऐसा स्क्रीन था, तो मुझे ध्यान में आया कि जो लोग पैसे देकर आते हो ज़्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में जब लोग आते हैं तो खाना होता है, फिर गाड़ी मिलती है, तो
तो आते बेचारे अपने मूड में रहते हैं, कोई भाषण सुनता है, कोई चले जाता है, कोई बच्चा चिल्लाते रहता है, तो ये वहाँ चलता ही है। पर मैं जब महाराष्ट्र में इस बार चुनाव में था तो मैंने कहा था कि मैं एक ही कंडीशन पे आऊँगा। आवाड़े साहब के भी गांव गया था मैं, तो मैंने कहा था एक काम करना, ये बसेस ट्रक नहीं लगाना और किसी को कोई खिलाना नहीं। आते तो आए, नहीं आते तो नहीं आते। मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो मैंने लोगों को बता दिया कि मैं पोस्टर भी नहीं लगाऊंगा, बैनर भी नहीं लगाऊंगा और तुमको चाय भी नहीं पिलाऊंगा। तुमको जरूरी होगा तो मुझे वोट दो, नहीं देना तो मत दो, ये तुम्हारा अधिकार है। पर मेरे एजेंडा से मेरी राजनीति चलेगी। और मैं बड़ा अनुभव अच्छा रहा, मैं चुनाव जीत गया। और जात पात की कोई बात करेगा तो मतलब कस के मारूंगा लात, आना नहीं मेरे पास। मेरे एजेंडा पे मैं चलूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा, जो वोट देगा उसका भी करूंगा, नहीं देगा उसका भी करूंगा। बड़ा अनुभव अच्छा रहा। तो पहली बात मुझे यह ध्यान में आया कि किसान कुछ पढ़ना चाहता है, टेक्नोलॉजी को स्वीकारना चाहता है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर है, इसमें बारामती कृषि विज्ञान केंद्र में पवार साहब है, उनके भाई है, उनके भाई के लड़के हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। ये क्या है कि एक्चुअली ये आपने इस थीम को भी जरूर लेना चाहिए, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि हमारा शुगर कैन प्रोडक्शन मेरे यहाँ 88 टन हुआ है और हमारे यहाँ जब एडवर्स सिचुएशन में भी 110 तक भी गए हुए 10-12 लोग 100 से 110 टन तक एकड़ में आए हैं। कोल्हापुर में और उस एरिया में जरा ज़्यादा अच्छी स्थिति है, कोल्हापुर, सांगली, सातारा अच्छी है। पर ये जो एआई के आधार पर वो कहते हैं कि हम अब 200 टन एकड़ में जाएंगे। अब ये जो 200 टन पर एकड़ में जो एआई का है, ये करने से इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम होगी। तो जो हमने उनको भी बुलाया था और पहले हमारे जो एग्रो विजन के थिंक टैंक में उनका रात को 3-4 घंटे डिस्कशन हुआ। फिर हमने टिकट लगाकर, फिर 250 लोग थे वो, और अभी मैं 2,500 लोगों के लिए 2 प्रोग्राम करने वाला हूँ, 200 रुपये टिकट लगाकर, फुकट में नहीं। तो इसमें हमारे अभी कल परसों बारामती में हमारे 60 किसान गए थे। और जो मैंने प्रेजेंटेशन में देखा, मुझे भी देखना था, मैं जा नहीं पाया। पर मैं आपको बताऊंगा कि जब तक किसान की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, शुगर केन में शुगर परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक ये इंडस्ट्री भी आगे नहीं जा सकती। कि इसका बैकबोन सबसे पहले किसान है। तो जो डेटा आधारित जो खेती है, इसके ऊपर आप लोगों ने भी विशेष रिसर्च और ध्यान देना चाहिए, मैं से अनुरोध करूंगा। सेंसर, ड्रोन और सैटेलाइट, इसे जो रियल टाइम में मिट्टी, बारिश और फसल, इसकी एआई जानकारी देता है। मैं हमारे यहाँ जो स्प्रे स्मड और स्पेंट वॉश होता है, उसका हम एक खाद तैयार करते हैं। मेरे यहाँ भी काफ़ी इतना अच्छे रिजल्ट्स आए कि मेरी पत्नी खेती देखती है, वो एमएससी है। तो मुझे तुअर की खेती में 15 क्विंटल एक एकड़ में हुआ, कम से कम 5-6 एकड़ था, तो 15 क्विंटल का एवरेज मिला। तो मेरे गांव में दाल मिला। मैंने ये तय किया है कि मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं जो बोलता हूँ लोग अनुकरण करते हैं। तो मुझे अब सताने लगा है कि मैं कोई बोलूँ गलत चीज़ और लोग फंस जाएंगे तो मेरे को ब्लेम करेंगे। तो मैं हर चीज़ के एक्सपेरिमेंट करता हूँ, विदाउट डैट मैं कहने के मूड में नहीं हूँ। तो मैंने पहले ये प्रयोग किया और मैंने अपने यहाँ खुद अपनी ऑर्गेनिक दाल बनाई, रेसिडो फ्री था पूरा, और उसका ब्रांडिंग किया। और 160 रुपये केजी के भाव से दाल सुपर बाजार हमारे कोऑपरेटिव में थे, वहाँ बेचना शुरू किया। तो मैंने अभी 9 लाख रुपए की दाल बेच दी। तो मैं अब किसानों को इकट्ठा करके, मेरे पास ड्रोन भी है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी है, और मैंने ये तय किया कि मेरे गांव के 2, 3, 5 एकड़ के मैंने ऐसे 10 किसानों को पहले फेज में इकट्ठा किया और मैंने कहा मैं आपकी खेती करके आपका इनकम डबल करा दूंगा। मैं ये प्रोफेशन से ज़्यादा मैं सोशल इंटरेस्ट में करता हूँ। तो मुझे ये ध्यान में आया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर है, इसमें एआई तय करता है कि अब कब और कितना पानी देना है। 30 to 45% पानी की बचत है और सटीक खाद और दवाई की सलाह मिलती है। 8 दिन पहले मिलता है कि भाई कौन सा डिसीज आने वाला है, कौन सा कमी है,
तो पत्ती का भी परीक्षण, पानी का भी परीक्षण और जमीन का भी परीक्षण, ये तीनों के आधार पर ये रीडिंग मिल जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा परिणाम होता है कि कौन से खाद की जरूरत है ये भी पता चलता है। तो और दवाई में भी बचत होती है। तो 35% इससे अधिक उत्पादन मिला है। तो इसका प्रयोग अभी पुणे जिले में हुआ है। जयंतराव पाटिल जी को भी वहाँ ज़्यादा जानकारी होंगी। इसमें वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट, कोई बीमारी आने वाली है तो 8 दिन पहले पता चलता है। तो एआई से बीमारी और पोषक तत्व की जो कमी है वो जल्दी पकड़ जाती है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और मोबाइल पर ये जो बारामती कृषि विज्ञान केंद्र है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ उनका जॉइंट वेंचर है और अमेरिकन सैटेलाइट से ये पूरा उपयोग होता है और इसके कारण तुरंत आपको सब जानकारियाँ मिल जाती है। तो ये मोबाइल पर ये जो माइक्रोसॉफ्ट से फसल के जैसे प्लेटफॉर्म पर तुरंत सुझाव देते हैं। और जैसे अपने शरीर में हम लोग पैथोलॉजी रिपोर्ट लेते हैं, प्रोटीन्स कम है क्या वो देखते हैं, फिर एडिशनल प्रोटीन लेते हैं, वही टेक्नोलॉजी क्रॉप के लिए है। और इसमें जो एआई है बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पानी, खाद और ऊर्जा की बचत, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम होगी, गन्ने की प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता बढ़ेगी। और रिकवरी जो शुगर की है वो ऐसा बताते हैं कि 0.2% से लेकर 2% तक ये बढ़ेगी। और एवरेज मैं कन्विंस हो गया कि 150 टन 1 एकड़ में, यानी आपके हिसाब से यहाँ क्विंटल में बात करते हैं, हमारे यहाँ टन में होती है। तो 150 टन यानी 1500 क्विंटल। तो 1 एकड़ में अगर ये हुआ और 14% का शुगर का ये इनकम आया तो किसान की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आप जरूर विचार करिए। आपके विचारार्थ में इसको रखना चाहता हूँ। एक अच्छी बात हुई कि इथेनॉल पर बड़े प्रमाण पर इंडस्ट्री को उसका उपयोग हुआ। मैं 2004 से जब कह रहा था तो पहले तो लोग मैं क्या इरविलेंट बोलता रहा हूँ, क्या ऐसे ही चलता था। पर आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लोग उसी समय स्वीकारते, उसको समय लगता है। तो अब इथेनॉल के बारे में 20% तक हम लगभग टारगेट पूरा कर चुके हैं। और अभी प्रहलाद जोशी का, और मैंने पेट्रोलियम मंत्री और सबको बुलाया, तब मुझे ध्यान में आया कि ब्राजील में 27% है, पर 27% के स्टैंडर्ड ही इंडिया में तैयार नहीं हुए। तो मैंने वो सेक्रेटरी हमारी मैडम थी उनको बताया और वो प्रहलाद जोशी के अंडर आता है, उनको कहा। आज ही उन्होंने मुझे पत्र दिया है कि अगस्त एंड होने के पहले 27% इथेनॉल के हम स्टैंडर्ड निश्चित करेंगे। तो वो एक बात हो जाएगी। तो आज जो 20% है ये 7% बढ़ेगा। दूसरी बात जो है कि इथेनॉल के स्टैंडर्ड बढ़ जाएंगे, फिर भी हमारे देश में अभी हमने इथेनॉल से कौन से इथेनॉल बॉल अलाउ किया, ब्रोकन राइस से अलाउ किया। तो नेचुरली अब इसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर अभी ऐसे डिस्ट्रीज भी आई है। और एक अच्छी बात हुई जो मुझे इस पॉलिसी की बड़ा यशस्वी हुई, जिसकी मुझे खुशी है, क्योंकि मैं जब ये बात कर रहा था तब भी मैं पूना में गया था। तो डॉक्टर माशेलकर जी ने मुझे एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था और कार्यक्रम में हमारे पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर केड़कर, इनको पुण्य भूषण पुरस्कार मिला था। तो मुझे बहुत विद्वान है, अच्छे आदमी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मत भिन्नता हो सकती है। तो मैं जब इथेनॉल की बात कर रहा था तब वो अटल जी की सरकार में फाइनेंस सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, फूड वर्सेस फ्यूल। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। तो मैं उनको मिला था कि ये क्यों ऐसा बोलते हो, यहाँ तो सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन इज ए प्रॉब्लम। और आज वही है हिंदुस्तान में। मैं इसके बारे में ज्यादा डायरेक्ट बोल नहीं सकूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। तो अब बहुत बड़े प्रमाण पर सरप्लस है। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। तो स्वाभाविक रूप से जब ये गन्ने का भाव था अपना मक्के का, तो ये जब कैबिनेट में नोट आई तो फिर वही बात आई, फूड वर्सेस फ्यूल। काफी विवाद हुई, एक बार दूसरी बार आई, मैंने कोई विषय छोड़ा नहीं। और आखिर में इतना आग्रह करते करते एक बार निर्णय हुआ कि मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति देना। तो उस समय मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल था और एमएसपी थी 1800 रुपये क्विंटल की। अब जैसे मक्के से इथेनॉल तैयार हुआ
तो पहला यशस्वी ये हुआ कि मक्के का भाव आज बिहार में, यूपी में 2600 रुपये, 28 रुपये क्विंटल तक गया। और पहली बात हुई कि मक्के का क्षेत्र 3 गुना बढ़ा। अभी मैं यहाँ आने के पहले पंजाब के इन्वायरमेंट सेक्रेटरी मेरे पास आए थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, कुछ ग्रीन ट्रिब्यूनल के डिसीजन, ये जो कार, डीजल पेट्रोल कार के बारे में थे, तो वो मेरे मिनिस्ट्री की मीटिंगें चल रही थी। तो स्वाभाविक रूप से स्क्रैपिंग पॉलिसी के आधार पर ये जो 10 साल का लाइफ रखना कि कितना रखना, तो ये सब विषय चल रहे थे। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मक्के से जो इथेनॉल बना, और अभी इससे इथेनॉल जो होगा ये अगर हम बढ़ाएंगे, तो हमने 11 कंपनियों ने फ्लेक्स इंजन की कारें तैयार की है। टाटा ने तैयार की, महिंद्रा ने तैयार की, हुंडई ने तैयार की, टोयोटा ने तैयार की, और बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा की स्कूटर भी तैयार हुई। तो अब इसमें एक झगड़ा आया, इसमें भी ऑटोमोबाइल में 2 लॉबी है, इलेक्ट्रिक लॉबी और फ्लेक्स इंजन लॉबी। तो उसके बाद मेरे यहाँ अभी एक डिटेल भी मीटिंग हुई, फिर भी मैं उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि उस मीटिंग में ये सब बातों की चर्चा हुई। और आई एम होपफुल कि फार्मर इंटरेस्ट को हम भविष्य में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो नॉर्म्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसके, इसमें हमको अभी 100% इथेनॉल मैंडेटरी करने का प्रयास है। तो ये जो 100% इथेनॉल है, इसकी जो गाड़ी पे मैं बैठ के आया हूँ यहाँ, वो टोयोटा की पहली गाड़ी है इनोवा, जो BS अपने हमारे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से इमिशन नॉर्म्स को ये कंप्लाई करती है। और अब टोयोटा के साथ सबके बन गए हैं। तो ये 100% इथेनॉल, ये हमारा गोल है। और ये 100% इथेनॉल होगा तो इसमें हम लोग सक्सेस होंगे, तब शुगर इंडस्ट्री बचेगी। आप शुगर इंडस्ट्री में बहुत रिसर्च करो, हमारे ये श्रीवास्तव साहब बैठे हैं और इनके ऊपर पूरा विश्वास है, मैं भी मंत्री हूँ। पर शुगर करने के बाद और बढ़ने के बाद आगे भविष्य में क्या क्या होगा, आप भगवान से प्रार्थना करते रहो। इथेनॉल में इसलिए है क्योंकि 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। तो शुगर बनाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शुगर के रेट को सरकार इन्फ्लेशन के हिसाब से और उससे कंट्रोल करती रहेगी। एक्सपोर्ट की परमिशन देगी, नहीं देगी, ये चलते रहेगा। तो नेचुरल इथेनॉल में हम शॉर्टेज है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। तो पहली बात 100% इथेनॉल पर 2 व्हीलर्स। और ये जो आई है गाड़ी, ये मेरी गाड़ी जो है अभी ये 60% बिजली तैयार करती है चलते चलते, और 40% बायो इथेनॉल पे चलती है। अब इसमें तैयार होने के बाद पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज में तुलना करेंगे तो एवरेज के हिसाब से 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है। यानी ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस है। तो पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल को यूज करना ये पुराएगा, कंज्यूमर को भी इसका प्रोटेक्शन है। और इसलिए अब इसमें इंडियन ऑयल ने 300 पंप भी शुरू किए। अब हमारी सरकार में बड़ा ऐसा कि हमको ध्यान में नहीं आता, कोई ना कोई खुटी मारता ही है बराबर। तो हमारा जो इथेनॉल का जो निकला GR, उसमें लिखा है कि अप टू 20% GST 5% होगा, और 20% के ऊपर जाएगा तो GST 28% होगा। तो वो लगने के कारण वो अभी जब ये खोला तब ध्यान में आया कि अरे अपने ध्यान में नहीं आया। तो फिर मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि ये तो मुश्किल होगी, ये तो कोई मतलब नहीं होगा ये। फिर PM के जो हमारे साइंटिफिक एडवाइजर प्रधानमंत्री जी को, उनको बताया। तो निर्मला जी ने मुझे पत्र दिया कि मैं नेक्स्ट GST काउंसिल के मीटिंग में इस बात को, आपका उतना ही 100% इथेनॉल पर GST होगा, ये देखूंगी। मीनवाइल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इथेनॉल का भाव 110 रुपये कर दिया। अब कोई कैसे डालेगा? अगर पेट्रोल 120 रुपये के भाव से और इथेनॉल 110 है और इथेनॉल की कैलोरी वैल्यू कम है, तो लगभग पेट्रोल और इथेनॉल के इकोनॉमी के इसमें सेम रेट हो जाएगा, तो कैसे लेगा? तो इथेनॉल की जो परचेस वैल्यू है जो 60-65%, ब्राजील में अरेंजमेंट यह है कि वहां पेट्रोल पंप पर कितना फिक्सिंग करना, क्या करना, उसके रेट तय हुए हैं। तो उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म करके 27% पहला टारगेट है, और फिर 100% इथेनॉल पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये दूसरा टारगेट है। तीसरा जो है वो आइसोब्यूटेनॉल का है।
और आइसोब्यूटेनॉल जो है वो डीजल का 10% डीजल में डाल सकते हैं। अब ARI को और HPCL को ये प्रोजेक्ट दिया, वो प्रोजेक्ट करने के लिए उनको 15 करोड़ रुपए, उनके पहले तो उन्होंने अपने ये जो गाड़ी कंपनियों के मालिक है उन्होंने अपने रेट लगाकर 150 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया। तो मैंने उनको बुलाया, कहा कि 150 करोड़ लगाए तुमने, तो उनके पैसे काट के आखिर प्रोजेक्ट हुआ 15 करोड़ का। अब 15 करोड़ कौन देगा? तो फिर मैंने अपने मिनिस्ट्री को कहा कि अब छोड़ दो, कौन देगा इसके लीगल में, अपने की तरफ से। तो मैंने 15 करोड़ ARI को दिए। अब आइसोब्यूटेनॉल के भी ट्रायल हो रही है और 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालने की भी रिपोर्ट आएगी और आइसोब्यूटेनॉल में HPCL भी साथ में है। ये अब इंपॉर्टेंट है कि आइसोब्यूटेनॉल कैन बी ए अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर डीजल और वो हमारे लिए बहुत फायदे का होगा। तो अब आइसोब्यूटेनॉल जो है वो 10% तक डीजल में डाला जा सकता है। प्राज इंडस्ट्री इसमें काम कर रही है। अब ये 10% अगर डाला तो मैंने दूसरा मामला निकाला कि हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी में और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मशीनरी में हम 100% इथेनॉल ये कैसे यूज कर सकते हैं और आइसोब्यूटेनॉल बेस इंजन तैयार कर सकते हैं क्या। अभी मिथेनॉल के बेस पर अभी मरीन इंजन्स तैयार हुए हैं और मिथेनॉल कोयले से बनता है और उसका 22 रुपये लीटर भाव है। लिथियम आयन बैटरी का जब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री कहने मैंने इलेक्ट्रिक कार और गाड़ियों की शुरुआत की तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, आज वो $55 आ गई। तो इलेक्ट्रिक हम सब करना चाहिए। मुझे लोग पूछते हैं कि तुम सब बातों की वकालत करते हो, तो अभी 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का और हिंदुस्तान ये ऐसा देश है, यशस्वी देश है कि यहाँ इनहेरेंट एबिलिटी है लोगों को भगवान ने दी हुई देने कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ाना और लोगों को गाड़ियां कैसे खरीदना। तो ये दोनों बातों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का, एक तो पॉपुलेशन का मैंने ऊपर गाड़ियों का तो मंत्री हूं, तो ये 22% ग्रोथ है। एक अभी ऐसी दिन आएंगी दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में कि घर में 6 लोग हैं और 9 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां, वो दिन दूर नहीं। तो स्वाभाविक रूप से अब इसके कारण पेट्रोल डीजल की खपत बहुत है, फॉसिल फ्यूल की इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है, हम कहीं भी नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG और हाइड्रोजन, इस पर कितना भी हम काम करेंगे तो भी स्काई इज द लिमिट। हम फॉसिल फ्यूल को रोकना बहुत कठिन है और इसलिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो मुझे लगता है कि अब इसमें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों को और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मैंने मीटिंग अगले सप्ताह बुलाई है और मैंने अपना मिनिस्टर को भी कहा है कि अब मैं 5 लाख करोड़ के कंस्ट्रक्शन के काम करता हूँ। ट्रक लगती है, बड़े बड़े हेवी मशीनरी लगती है। अभी मेरे सलाह पर JCB ने एक JCB बनाया था कंपनी ने, वो UK की कंपनी है और JCB बनाया CNG और डीजल पर हाइब्रिड। उनको 1000 JCB का ऑर्डर रशिया में मिला। तो ये बात है कि मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों के पीछे लगा हूं कि फ्लेक्स इंजन ऑन 100% इथेनॉल बनाइए जो इंडिजिनस है, पोल्यूशन फ्री है। या सेकंड थिंग, आप हमारा जो बायो CNG भी बन रहा है, जो प्रेस मड, पेंट वॉश, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, बगास, नेपियर ग्रास से, बाम्बू से, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा फील्ड है कि इसको तरफ भी आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए। चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है आप इसको सोचिए। अभी ये जो गन्ना हम खरीदते हैं तो 2 फील्ड के बीच में, हम हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बॉर्डर रहती है 2 किस्तों के बीच में, हमारा धुरा कहते हैं, मेड, तो उसके बीच में बांबू लगाना। तो मैंने एक प्रयोग शुरू किया है कि गन्ने के भाव से बांबू खरीदी करेंगे। तो अब ये बॉयलर वाले भी बैठे यहाँ सब एक सोल्यूशन ये निकालना है कि बॉयलर का 8 mm के टुकड़े अगर हम तैयार करते हैं तो आपके 2 प्रकार के बॉयलर हैं, तो बॉयलर को जो लगते हैं उस प्रकार की बांबू को काटने की मशीनरी हमको लगेगी और 2 ट्रैक्टर CNG और इलेक्ट्रिक पर होगा। तो हम लोग इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर पाएंगे। और बांबू को काटने के लिए भी एक छोटा टूल आया है, हैदराबाद में एक कंपनी ने वो तैयार किया है और वो टूल ऐसा है कि बांबू काटो और बांबू को खींचता भी है पूरा पत्ती के साथ। पत्ती जो है वो बायोडाइजेस्टर में डालने के लिए उपयोग में आएगी
और बाम्बू काटकर उसको व्हाइट कोल के रूप में यूज किया जा सकता है। अभी एनटीपीसी ने 11 रुपए किलो, 7 रुपए किलो तक ये जो बायोमास के पैलेट खरीदना शुरू किया, मैं उसके पीछे था। अब ये बाम्बू जो है इसमें 40% मॉइस्चर है, और अगर इसकी अभी कैलोरिक वैल्यू 40% मॉइस्चर पकड़ के 4000 तक है, और मॉइस्चर को अगर हम लोग 20% पे लाएंगे तो ये बाम्बू जो है ये 4800 कैलोरिक वैल्यू तक जाएगा, और उसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि मॉइस्चर निकल जाएगा। तो हमारा जो वेस्ट हीट है और गैसेस है, इसका उपयोग करके अगर हम बाम्बू का मॉइस्चर कम कर सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं तो ये आगे किसानों के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। मेरे लड़का का पावर प्रोजेक्ट है। अभी हमारे यहाँ ग्रीन पावर जो को जनरेशन में 80 मेगावाट और 270 मेगावाट थर्मल कोल की है, और अभी वो 360 मेगावाट पावर का प्रोजेक्ट डाल रहा है। तो मैं उसको बहुत समझाया कि हम कोल के फील्ड में हैं, तो मैंने कहा कि कोल के बराबर कीमत में बाम्बू अगर आता है तो हम हमारे शुगर मिल वाले किसानों को कहेंगे कि तुम बाम्बू लगाओ, 2 ट्रॉली में लाओ, हम खरीदी करेंगे। तो बाम्बू से 1 रुपए यूनिट कैलोरिक वैल्यू उसका जो 1 रुपए यूनिट का आएगा, तो पावर में कोल 1 रुपए 10 पैसे आता है। तो बाम्बू या व्हाइट कोल के रूप में अगर फ्यूल आएगा तो इसकी रिक्वायरमेंट आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। यानी मेरे यहाँ मैं अगर सक्सेस हो गया तो मुझे 600 ट्रक पर डे, 6000 टन लगेगा पर डे। तो आप सब लोग पावर तैयार कर रहे हैं बगास जलाकर। अब ये भी बात है कि बगास से पावर बनाना फायदे का है कि नहीं है, मैं कुछ कमेंट्स नहीं करता। स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने के पहले क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते ये आप सबको पता है। और ग्रीन पावर के बारे में वो आर्गुमेंट करते हैं कि हमारी थर्मल पावर, अभी सोलर पावर 2 रुपए 60 पैसे है, तो ग्रीन पावर को 7 रुपए भाव, 6 रुपए भाव हम क्यों दें। तो अब इस स्थिति में ये बॉयलर में जहाँ कोल अवेलेबल है वो करेंगे, पर आपको तो पर रही नहीं है। तो इसलिए आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और बायोमास का मॉइस्चर कम करके उसको पावर के लिए उपयोग करना, या उससे सीएनजी बनाना। और सीएनजी बनाते समय बायोडाइजेस्टर में अगर मीथेन बनता है तो मीथेन से हाइड्रोजन बनाना आसान है, और हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। अभी मेरे मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट 450 करोड़ का शुरू किया है, और टाटा ने 3 ट्रक बनाए हाइड्रोजन पर। हमने अभी 10 प्रोजेक्ट, 10 रोड स्पॉन्सर किए, वॉल्वो, टाटा, लेलैंड, बाद में आईपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सबको एक कॉम्बिनेशन बनाया और 10 पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अब उसमें टाटा ने अभी 3-4 महीने पहले मैंने ताज पैलेस में उनके 3 ट्रक लॉन्च किए। तो एक ट्रक जो था वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर था, और दूसरे जो 2 ट्रक थे वो आईसी इंजन, डीजल और पेट्रोल इंजन में हाइड्रोजन डाल के जला सकते हैं। तो हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर, और इसलिए आने वाले समय में जो सीएनजी बना रहे हैं मीथेन बनाकर, वो आराम से हाइड्रोजन बना सकते हैं। अब हाइड्रोजन में 2 प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन के जो फिलिंग स्टेशंस है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। फरीदाबाद में इंडियन ऑयल ने उनके लेबोरेटरी में मेरे आग्रह से एक फिलिंग स्टेशन ला, वो भी 600 बार 700 बार, वो भी उसमें काफ़ी है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइजर को भी इन्वॉल्व किया है कि हम ये फिलिंग स्टेशंस के लिए मेक इन इंडिया क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी जो है दोनों बातों के लिए पहले 10 पायलट प्रोजेक्ट मेरे डिपार्टमेंट ने शुरू किए जो नेशनल हाईवे के हैं, जिसमें हम फिलिंग स्टेशन भी बना रहे, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं हाइड्रोजन का। ये भविष्य का फ्यूचर है, और मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। अगर हम हाइड्रोजन में सक्सेस होंगे तो हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बन सकते हैं, और इसमें शुगर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा संबंध है, और उसको रिसर्च करना और उसको जोड़कर डेवलप करना ये आपका काम है। तो एक हाइड्रोजन भी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में शुगर में तो अच्छा काम करिए, कॉस्ट मार्केट कंट्रोल है, पर हाइड्रोजन में कोई कंट्रोल नहीं, इथेनॉल में कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि इंपोर्ट होता है एनर्जी को। तो आने वाले समय में जैसे मैंने 4 प्रिंसिपल बताए थे, प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केट विद फिनिश प्रोडक्ट, तो मुझे लगता है कि इसका आप जरूर विचार करिए।
आखिर में मैं आपको एक बात और कहूंगा कि फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग, हम तो पॉलिटिशियन हैं, हमको इतना टाइम भी नहीं मिलता है, पर मैं ये विश्वास रखता हूं कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, दैट इज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। दूसरी बात, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate vision of the leadership, appropriate technology, that you can convert waste into wealth. अभी ये दिल्ली में 4-4 टेकड़ियां कचरे की, मैं इसके पीछे पड़ा। अभी 7 मीटर हाइट मैंने कम कर दिया। अभी 1 लाख करोड़ के काम दिल्ली NCR में कर रहा हूँ और 50-60 हजार करोड़ का और करने वाला हूँ। तो मैंने अब मैंडेटरी किया कि दिल्ली के 4 टेकड़ियां खत्म करनी है। अब मैं 80 लाख टन कचरा हमने रोड में डाल दिया। प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होता है, ग्लास का रिसाइकलिंग होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडाइजेस्टर में जाती है और ऑर्गेनिक वेस्ट से बायो फर्टिलाइजर बनता है। और सबसे अच्छी बात मैं बताने के लिए भूल गया कि सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो राइस स्ट्रॉ है परली, जो 220 लाख टन पंजाब और हरियाणा में होती है, जो जिस कारण दिल्ली का प्रदूषण होता है, उन्होंने ये जो हमारे यहाँ जो हम CNG के लिए प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, जो 400 प्रोजेक्ट डाल रहे हैं उसमें से 90 फंक्शनिंग है, उसमें से बाय प्रोडक्ट निकलता है लिग्नेंट। तो 35% लिग्नेंट पेट्रोलियम बिटुमेन में डालकर ये प्राज इंडस्ट्री सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक रोड बनाया 1 किलोमीटर का, नागपुर जबलपुर रोड पर एक नेशनल हाईवे बनाया और उसमें ये बायो बिटुमेन बनाकर यूज किया। तो वो टेस्टिंग में ये निश्चित हुआ कि इट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमेन, रिपोर्ट आया। तो किसान केवल अन्नदाता नहीं, ईंधन दाता, ईंधन दाता नहीं ऊर्जा दाता, ऊर्जा दाता नहीं तो ये बिटुमेन दाता। और ये गऊ चावल तैयार करो, शुगर तैयार करो, जिसमें दम है उतना आगे जाओ, इससे जो होगा सो होगा। पर उससे तो इससे पक्का भला होगा, क्योंकि हम देश में 90 लाख टन बिटुमेन लगता है, 50 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। और अगर बायोमास का उपयोग करके ये लिग्नेंट ऐड किया, तो मैं अभी सभी कंपनियों को मैंने बुलाया, रिफाइनरीज को, और ये एक्सपेरिमेंटल ट्रायल चल रही है। तो मैंने उनको कहा कि ये जो बायो CNG तैयार होता है, तो इसमें से जो लिग्नेंट निकलता है, इसको भी आप इथेनॉल जैसे खरीदी करो और उसकी ग्रेड तुम्हारा, तो मैं कस्टमर मैं हूँ बड़ा सबसे, क्योंकि आपका मैक्सिमम बिटुमेन मैं लेता हूँ। तो ये ऐड करके वो स्टैंडर्ड मुझे बताओ, अब प्रोसेस में है। तो आने वाले समय में वो बिटुमेन भी बनेगा, तो वो भी बहुत अच्छा है। और आखिरी का प्रॉब्लम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और जो डावोस में जो लोग गए थे उनको पता होगा कि वर्ल्ड में अब ये हो रहा है कि एविएशन में, पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 2% बायो एविएशन फ्यूल डालना। ये पानीपत के प्लांट में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आए थे, पर उसकी कैपेसिटी है 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और 150 टन पर डे बायो बिटुमेन लिग्नेंट। तो मुझे लगता है कि अब ये भी फील्ड ऐसा है जो हमारी अलाइड प्रोडक्ट्स में हमारी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ाएगी, क्योंकि गन्ने का भाव बढ़ने वाला है, क्योंकि हमको सरकार में रहना है, वोट देने वाले उधर है। तुम्हारे इकोनॉमिक वायबिलिटी के ऊपर तुम चिंता करो। हमारी पार्टी आएगी तो 50 रुपए में बढ़ाएंगे, दूसरी आई तो वो 50 रुपए बढ़ाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? भगवान तुम्हारा रक्षण करेगा, वो सबूरी से आप करो। तो ये चलने वाला ही है, यू कैनॉट स्टॉप इट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो गन्ने का वो बढ़ते जाएंगे। शुगर जब बढ़ेगी तो हम कहेंगे बंद करो एक्सपोर्ट, कंज्यूमर को सस्ता मिलना चाहिए। तो आने वाले समय में इसमें से कैसे निकलना, आप अभिमन्यु हो, आप मार्ग निकालो, हमारी शुभकामना आपके साथ है। पर ये जो अलाइड प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, उल्टा इसमें इंपोर्ट है। तो इसमें जितना कुछ आप कमाओगे, उसमें इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में आपका वायबिलिटी बढ़ेगी और इंडस्ट्री टिकी रहेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बायो एविएशन फ्यूल में शुगर केन जूस से डायरेक्ट बन सकता है क्या हम उसका कॉस्टिंग, अभी मैं तो मेरा तो मत है
कि मैंने सबको कहा कि हाइड्रोजन पर $1 1 kg हाइड्रोजन बनना चाहिए, तो वो $4-5 पे आया है। और इलेक्ट्रोलाइजर जो बनता है उससे तो 50 यूनिट बिजली लगती है, तो 150 रुपए के 3 रुपए सोलर पावर भी उसकी, तो 150 रुपए की बिजली लगेगी। तो अब ये इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन कोई कठिन है। तो आने वाले समय में बाम्बू से इथेनॉल का प्रोजेक्ट नुमालीगढ़ में चल रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, तो ये बाम्बू को प्लांटेशन में बढ़ाओ। और ये जो विशेष रूप से एविएशन फ्यूल है, दिस इज द फ्यूचर। और हिंदुस्तान ऐसा देश है कि वर्ल्ड में पूरी एविएशन फ्यूल को सप्लाई करने का मौका आपको मिल सकता है। ये बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल का टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो आज फॉसिल फ्यूल जिनके पास है, जो कंट्री डिक्टेट कर रही है, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन में और ये बायो एविएशन फ्यूल में अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो वर्ल्ड की एनर्जी मार्केट को हम डिक्टेट कर पाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है, ये कठिन है पर असंभव नहीं है। तो टोटली इंडस्ट्री का जो कुछ प्रगति और विकास का 3 सेक्टर को जिसमें उपयोग है, इसमें फार्मर्स, इंडस्ट्री की वायबिलिटी और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हुए हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी को और इंडस्ट्री को फायदे में रहोगे। अगर शुगर फैक्ट्री फायदे में चलेगी तो लोग मशीन खरीदी करेंगे, वो घाटे में जाएंगे तो तुम्हारी मशीन कौन खरीदी करेगा। तो इसलिए आने वाले समय में रिसर्च को, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस को और वर्ल्ड में सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हो रही है उसको आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसर्च में, डेवलपमेंट में, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, इसमें आप लोग जरूर इंटरेस्ट लीजिए। और निश्चित रूप से आप सबके साथ हम खड़े हैं और फ्यूचर अच्छा है, मैंने कोई निगेटिव बात नहीं कही है। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर हमारे देश की ग्रोथ में वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अभी मैं जब मंत्री था तो 7वें नंबर पे थी, अभी 4 महीने पहले हम 3रे नंबर पर आए। हमने जापान को पीछे डाला। और अभी मैंने सबको बुलाया है कि इथेनॉल पे जाओ, इलेक्ट्रिक पे जाओ, मिथेनॉल पे जाओ, CNG पे जाओ, हाइड्रोजन पे जाओ। और मैं आपको बताता हूं कि मैंने सबको टारगेट दिया है कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 78 लाख करोड़ की है, चाइना की 47 लाख करोड़ की है और हिंदुस्तान की 22 लाख करोड़ की है। मैं इस मिनिस्ट्री में हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हम नंबर 1 पर पहुंचे। हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस इंडस्ट्री का है, सबसे ज्यादा रोजगार इस इंडस्ट्री ने खड़ा किया है, सबसे ज्यादा GST भारत सरकार, राज्य सरकार को देने वाली ये इंडस्ट्री है। और ये पूरी इंडस्ट्री अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे कन्वर्ट हो, किसी को भी आने दो, अमेरिका से कोई आएगा, यहां से आएगा। हमारे अभी मर्सिडीज के चेयरमैन मेरे पास आए थे 20 दिन पहले, उनने कहा अभी वो कौन सी मे बैक करके उनकी है, वो भी इलेक्ट्रिक पर आई। तो अब सब हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, और अभी मैं गया था जॉन डियर ने ब्राजील में इथेनॉल का ट्रैक्टर बनाया, यूके में एक कंपनी है उन्होंने इथेनॉल के ट्रक बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वर्ल्ड में जो रिसर्च, इनोवेशंस एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसको अध्ययन करके हिंदुस्तान में लाकर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये आपका काम है। समय के साथ बदलना होगा, जो बदलेगा वो आगे जाएगा, जो बदलने के लिए तैयार नहीं उसका क्या होगा मैं कुछ बोलता नहीं हूं। पर यू टेक इट सीरियसली, तो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में आप लोग बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जरूर करिए। फ्यूचर इज गुड और आपकी इंडस्ट्री आगे जाएगी तो फार्मर्स का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। माई बेस्ट विशेष विथ यू, आई ऑलवेज सपोर्टिंग दिस इंडस्ट्री, आगे भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।